हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक दो दिन में एनईपी दूंगी 2020, तो आज मैं आपके लिए कौन सा लेके आई हूँ क्लास एनईपी 2020। आपको भी पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, क्योंकि अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन गई तो इससे तो क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा। चाहे आपका कोई भी हो, केंद्रीय विद्यालय हो या फिर आपका सीटेट हो, यूपी टेट हो, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से तो क्वेश्चन हर हाल में पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, और कहीं कभी कभी तो 3 और 4 क्वेश्चन भी इसी से पूछ लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नाम से ही पता चल रहा है, जबकि हम लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन सिस्टम जो आया है, तो ये उस सिस्टम से जुड़ी हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए ये टॉपिक अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास में सारी जो भी पॉलिसी में दिया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बेसिक सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके क्वेश्चन में एमसीक्यूज़ में भी पूछे जाते हैं। सारी चीज़ें आज हम कवर कर लेंगे, राइट। और आपको जैसे कि पता है कि मैंने फ्री सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें कि अपनी न्यू प्लेलिस्ट बना रखी है। चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की, बायोलॉजी की, इंग्लिश, हिंदी, पेडागोजी की सारी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, रीजनिंग की क्लासेस पढ़ी हुई हैं। ये सारी क्लासेस जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, और उन बच्चों के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिटेड हैं जो भी पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं और ड्यू टू एन फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो नहीं पे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, ये बेनिफिटेड है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं अगर वो इन क्लासेस को देख लें, क्योंकि मैंने इसमें बोथ लैंग्वेज का यूज़ किया है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, कंटेंट बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया है। जो भी आपके एग्ज़ाम में आएगा वही चीज़ें बेसिक सारी डाल रखी हैं। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना ज़रूरी है वो सारी चीज़ें डाली हैं। एमसीक्यूज़ भी डाले हैं, और एक बार जब सारे चैप्टर लगभग ख़त्म होने लगेंगे तो फिर हम सिर्फ एमसीक्यूज़ की तैयारी करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे हमारी जो जो प्रिपरेशन है वो और भी स्ट्रॉन्ग बनेगी। ठीक है, तो एक बार हम लोग सारे चैप्टर धीरे धीरे, जैसे मैं डाल रही हूँ, जो चैप्टर खत्म होता है उसका एमसीक्यू डालती हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग सिर्फ एमसीक्यूज़ ही पढ़ेंगे, मिक्सअप में पढ़ेंगे। जो भी हमने पढ़ा है उस चैप्टर के 3-4 चैप्टर का कलेक्शन करके फिर एमसीक्यूज़ करेंगे, राइट। तो इससे क्या पता चलेगा कि आपको, क्योंकि एक चैप्टर करा उसकी करा तो आपको पता चल जाता है कि इसी से आएगा, लेकिन जब हम 3-4 चैप्टरों को मिक्स करके एमसीक्यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको समझने में और अच्छा लगेगा जब आप आंसर दे दोगे कि हाँ ये मुझे आता है, राइट। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट होगा। तो फिर आपको जैसे कि पता है, मैं हूँ प्रीतिका, आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन से। तो स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, कैसे है और इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, ये अपने में ही टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, केवीएस हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, या कोई भी अदर टीचिंग एग्ज़ाम भी हो, DSSS भी हो, कोई भी हो, उस सब में ये चैप्टर आप समझ लीजिए, चैप्टर समझिए, ये टॉपिक समझिए, अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप स्किप ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता तो आप कहीं ना कहीं आगे आप फेल हो ही जाएंगे, चाहे वो इंटरव्यू में हो जाए, चाहे वो आगे हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। इसलिए इससे बेहतर है कि हम आज ही इसको समझ लें। ठीक है, तो देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी पहले मैं आपको ब्लैक बोर्ड में समझाऊंगी, शॉर्ट में समझाऊंगी, ताकि जो कीवर्ड है वो आपको मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझा पाऊँ। फिर उसके बाद हम लोग पीपीटीज से पढ़ेंगे, पीपीटीज में भी मैं बोलूँगी और कोशिश करूँगी लिख के आपको समझाऊँ। तो मैंने सोचा ब्लैक बोर्ड में कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, फेस टू फेस हम एक तरीके से हैं तो ज़्यादा मैं अच्छे से समझा पाऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, आपको पता है किसके में बना था, कौन चेयरपर्सन थे, किसकी कमेटी में बना था रिपोर्ट में, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए कि कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई थी 2020। ठीक है, कब आई थी? 31 मई 2019 में ये रिपोर्ट बनी थी, उसके बाद ही ये आई थी। ठीक है, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में बनी थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये अपने में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। इसके बाद देखिए इनका बेसिक क्या था एजुकेशन पॉलिसी बनाने में। उन्होंने कहा कि हमें एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा बनाना है। पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक ठाक था, लेकिन उन्होंने पॉलिसी इसलिए लाई, कोई भी चीज़ नई इसलिए आती है ताकि हम उसको अपडेट कर सके, ताकि हम उसको और बेहतर कर सके। ठीक है, टेक्नोलॉजी में भी आपने देखते हो कि सॉफ्टवेयर जो है इसको अपडेट कर लीजिए, क्यों? क्योंकि कुछ नया आता है उसमें, राइट। तो ऐसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, इससे पहले भी बहुत थी, 1968 में आई। ठीक है, 1986 में, इससे पहले भी बहुत सारी पॉलिसी है, लेकिन 2020 के आने का मतलब इसलिए है
कुछ बहुत सारी चीज़ें इन्होंने चेंजेस करी और कुछ नया डाला जो बच्चों के लिए पूरी तरह से, अगर आप समझें, उनका मेन पर्पज़ यही था कि बच्चों का हर तरीके से विकास हो, ठीक है, ताकि बच्चे अच्छा सीखें, बेहतरीन सीखें और उनकी लाइफ जो है वो और अच्छे से चल सके। ऐसा नहीं कि आज मैंने सीखा वो मैं आगे काम ना आए, कुछ ऐसा सीखे जो हम आगे आने वाले टाइम में भी उस चीज़ स्किल्स को यूज़ करके बच्चा जो है अर्निंग कर सके, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, लोअर क्लास का हो, चाहे वो हाई क्लास का हो। तो उसको इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम हमें अपना इस तरीके से बनाना है ताकि बच्चे के फ्यूचर के एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम सारी चीज़ें इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे कि वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सके, ठीक है। तो उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना, मेन पर्पज़ यही था कि बच्चे का पूर्ण विकास हो हर एस्पेक्ट से। ऑल एस्पेक्ट्स मतलब हर तरीके से, चाहे वो फिजिकली हो, कॉग्निटिव हो, सोशली हो, इमोशनली हो, हर तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये मेन एजुकेशन, अगर हम पॉलिसी को वन लाइन में समझे तो मेन एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम इसीलिए आया कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। होलिस्टिक मतलब पूर्व मतलब कहते पूर्वांगन, जैसे हिंदी में समझे तो सर्वांगीण, है ना, मतलब पूरी तरीके से विकास हो, ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। अच्छा, इनका एक पर्पज़ ये भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे से होते हैं, गरीब में आपने देखा होगा वहाँ पर बच्चे, छोटे बच्चे ही काम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, स्कूल से नाम कट जाता है, क्योंकि जब जाएंगे नहीं तो स्कूल नहीं जा पाएंगे, काम कर रहे हैं तो स्कूल रेगुलर नहीं हो पाता, तो धीरे धीरे उनका नाम कट जाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ करोड़ों बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, फेल हो गए, मार्क्स कम आए, मन नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि जब पढ़ाई में टाइम ही नहीं दे रहे तो मन भी नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो बच्चे क्या होते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो उनका मेन पर्पस क्या था कि 2 करोड़ बच्चे हमारे जो है वो ड्रॉप आउट हो चुके थे, मतलब स्कूल से नाम कट चुका था, तो उन्हें वापस हमें स्कूल में लाना है ताकि उन्हें हम अच्छे से शिक्षित कर सकें। इनका मेन पर्पस ये भी था कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़ रहे हैं किसी कारणवश, जो नहीं पढ़ के ये फेल हो गए या किसी रीज़न से पढ़ाई छोड़ दी, उनको भी हम वापस स्कूल में लेके आए। तो मेन पर्पस क्या था कि 2 करोड़ बच्चों को, जो उन्होंने अपना कैलकुलेशन किया, जो डेटा निकाला, उसमें देखा कि 2 करोड़ जो बच्चे थे वो ड्रॉप आउट हो चुके थे, उन्हें वापस हमें स्कूल में लेके आना है, ठीक। तो ये भी एक इनका पर्पस था। और क्या था, मेन लाइन क्या है, MHRD जो है आपका, MHRD दोबारा से इसका नाम बदल के क्या हो गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। इसको क्या कहा गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो MHRD का रीनेम हुआ है, ठीक है, इसको बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री नाम रख दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मेन क्या आया है, मेन हमारा ये चीज़ें आई हैं कि हमारा सिस्टम जो था 10+2 चलता था पहले, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, जो हमारा जो एग्जिस्टिंग चल रहा था वो क्या था, 10+2 यही चलता था कि 10th के बाद 11th 12th यही चलता था हमारा। और इसके पहले जो हम लोग जब स्टार्टिंग में फर्स्ट से एडमिशन लेते थे, इसके पहले बच्चा स्कूल ही नहीं जाता था। तो इन्होंने क्या किया, सिस्टम 10+2 को हटा के, जो हमारा 10+2 था बेसिक, जो हमारा एग्जिस्टिंग था, ओल्ड कह सकते हैं, ओल्ड जो सिस्टम था, उसको हटा के इन्होंने क्या लेके आए, 5 3+3+4, ठीक है। ये न्यू फॉर्मेट लेके आया है। अब ये न्यू फॉर्मेट है क्या वो भी हम समझेंगे, ठीक है, और क्यों लाए ये भी समझेंगे। अच्छा, इन्होंने एक बात और बोली कि टीचर एजुकेशन, देखिए जो हम पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ाऊँ या कोई भी पढ़ाए, कोई टीचर स्कूल में पढ़ाता है, तो उसको खुद को भी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कैसा भी हो वो आके टीचर बन गया, नहीं, उसकी खुद की नॉलेज भी चेक होगी, उसको भी अपडेट होना पड़ेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। जैसा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उस टीचर को भी अपने उस अपडेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम पहले सिर्फ लिख के ब्लैक बोर्ड में बिगाड़ा, रफ किया, बिगाड़ा, नहीं। टेक्नोलॉजी के साथ अगर प्रोजेक्टर है तो आपको प्रोजेक्टर भी लगाना आना चाहिए, फिक्स करना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस लेनी आनी चाहिए। जैसे अभी कोरोना लग गया, बट टीचर्स को पता ही नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे लें, तो उन्हें हर तरीके से एजुकेशन दी जाए ताकि वो हर एक सिचुएशन में बच्चे को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे सके। वो तब दे पाएंगे जब टीचर खुद भी एजुकेटेड होंगे, और उनका भी टाइम टू टाइम क्या होगा, उनकी मेरिट बनेगी कि उनको अगर प्रमोशन देना है तो उनकी मेरिट के अकॉर्डिंग, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको ही प्रमोशन मिलेगा। जो ऐसा नहीं कि हमने सरकारी नौकरी पा ली और हम बैठे हुए हैं स्कूल में और मज़े कर रहे हैं, क्लास ली नहीं ली, ऐसा नहीं। अब इतनी चेकिंग होने लगेगी, चेकिंग हो गई है कि सिस्टम के अकॉर्डिंग सब कुछ बदल गया है, कितनी क्लासेस ली, कितने आवर्स आपने पढ़ाया, ठीक है, ये सारा डेटा जाता है, कितने बच्चे आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या आपका आउटपुट आया है, बच्चों का रिजल्ट कैसा है, सारी चीज़ें आपकी चेक होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी टीचर की एजुकेशन पे भी फोकस दिया गया है। आपको भी
ट्रेनिंग दी जाएगी बाकायदा, ठीक है, और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा, फिर आपका प्रमोशन किया जाएगा। यानी कि टीचर एजुकेशन पर भी फोकस किया गया। ऐसा नहीं कि कोई भी टीचर बन जाए, नहीं, उसे बाकायदा बीएड करना होगा, जो भी रिक्वायरमेंट है टीचिंग के लिए वो सारी चीज़ें उसकी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक, लैंग्वेज पे फोकस किया। लैंग्वेज क्या फोकस किया है, आपको भी पता है, त्रिभाषी जो था वो ट्रिपल लैंग्वेज वाला वो हमने पढ़ाई है, वो भी और थोड़ा सा डीप में पढ़ लेंगे। बच्चे को एक रीजनल लैंग्वेज, एक हिंदी और इंग्लिश या कोई भी हो, या फिर एक हिंदी इंग्लिश कोई मॉडर्न लैंग्वेज, इस तरीके से जो भाषा है वो हमें बच्चों को बनाना है, त्रिभाषी। ठीक, इंक्लूसिव एजुकेशन पे जोर किया। इंक्लूसिव मतलब एक इस तरीके से एजुकेशन देनी कि बच्चे को हर तरीके से, हमें ऐसा नहीं कि बच्चा जो है फिजिकली हैंडीकैप है या फिर कोई प्रॉब्लम है, डिसेबल्ड है, ठीक है, तो उसको हम अलग लेके ट्रीट कर रहे हैं, दूसरे नॉर्मल बच्चों को अलग कर रहे हैं, गिफ्टेड बच्चों को अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमें सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना और उनके तरीके से उनको समझाना है। मैंने आपको दूसरे तरीके से समझाया, कोई और बच्चा अगर वो कहे मैम समझ नहीं आया तो मैं उसको फिर तरीका चेंज करके दूसरे तरीके से समझाऊंगी, लेकिन पढ़ाना मुझे सबको एक ही क्लास में है, राइट। तो हमें हर एक बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग हमें एजुकेशन देनी है और सबको साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं कि वो कोई बच्चा जो है डिसेबल्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड है, अगर हमारी वो वाली क्लास हो रही है, क्या कहते हैं, गेम्स की क्लास हो रही है, तो हम उसको एलिमिनेट कर दें, नहीं आप बेटा बाहर बैठो, ऐसा नहीं करना। हमें उसे भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना है, चाहे वो बॉल पासिंग हो या कोई भी चीज़ हो, हमें उसको भी लेके चलना है। तो कुल मिला के हमें इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन देनी है, ठीक है। इस तरीके से मिला जुला के सब तरीके से एजुकेशन देनी। इंटीग्रेटेड को भी इन्होंने इंक्लूसिव बना दिया, ठीक। और होलिस्टिक डेवलपमेंट, मैंने अभी आपको बताया कि हमें बच्चे का मेन पर्पस क्या है न्यू पॉलिसी लाने का, हमें बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट का पूरी तरह से, मतलब ऑल एस्पेक्ट कह सकते हैं, ऑल एस्पेक्ट्स डेवलपमेंट, ठीक है। हमें बच्चे का हर तरीके से विकास करना है, चाहे वो कोई भी करो। जैसे कि मैंने आपको दिया है PCSE। PCSE क्या है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ठीक है। ये क्या है हमारा फिजिकल, ठीक है, फिजिकल, यहाँ से लिखते नहीं बनता, फिजिकल, कोग्निटिव और क्या है हमारा सोशली, ठीक है, सोशली और इमोशनली। बच्चा हर तरीके से उसको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करेगा, कैसे वो स्ट्रांग बनेगा, कोई प्रॉब्लम आ गई लाइफ में तो कैसे सॉर्ट आउट करेगा। तो हमें इस तरीके से बच्चे का विकास करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक। अगर हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, राइट। अब आगे की बात करते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, जो भी मैंने आपको ये बताया था, हमारा मेन पर्पस तो यही है कि सिस्टम में क्या बदलाव हुआ है, ठीक है। बदलाव क्या हुआ है वो देखिए। 5 3 + 3 + 4 ये क्या है, हमें याद रखने का तरीका क्या है, FPMS, ठीक है, FPMS, हमें ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इससे हमें बहुत कुछ याद हो जाएगा। अब हमें ये चीज़ याद रखनी है, F 5 ईयर्स का, P जो है 3 और S जो है 4। अब ये है क्या FPMS, तो हमें याद रखें, कुछ भी आप शॉर्ट फॉर्म याद कर लिए, 5334 ऐसे करके याद कर सकते हैं। लास्ट में MS धोनी है, F से फादर, P से पेरेंट्स समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, और MS अपना शॉर्ट फॉर्म लगा लीजिए, मदर या सिस्टर, ठीक है। फादर, पेरेंट्स में सब आ गए, मदर सिस्टर, ऐसे समझ लीजिए, या फिर आप कुछ भी अपना शॉर्टकट समझ लीजिए, निमोनिक बना लीजिए। तो हमें 53334 याद रखना है, ठीक। अब देखिए ये क्या किया इन्होंने, पहले तो 10 + 2 था। अब देखिए सबसे पहले जो हम यहाँ पर समझने वाली चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पर समझने वाली चीज़ें हैं, ये जो 5 है ये क्या है, फाउंडेशन। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो बच्चा जो है, जैसे जब बच्चा जो होता है 3 साल के ऊपर तक, हम क्या, जब बच्चा फर्स्ट में जाता है सीधे एडमिशन करा देते हैं, तो बच्चे का माइंड क्या होता है पूरी तरह से, आपको पता है कि 90% जो है बच्चे का विकास जो है ब्रेन का 90% डेवलप हो चुका होता है जब वो 5 साल तक का होता है। अब हम क्या कर रहे थे पहले, हम बच्चा जब 6 साल का होता तो हम उसको स्कूल में डाल लेते, बच्चा रोना, चिल्लाना, इस तरीके से क्लास अटेंड नहीं करना, स्कूल नहीं जाना, ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ था स्कूल से, है ना।
इन्वॉल्व नहीं हुआ था। अब वो क्या चीज़ें हैं, अब उसका माइंड का डेवलपमेंट होने में टाइम लगेगा, चीज़ें सीखने में टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, उन्होंने क्या किया, अब बच्चे को हम पहले से ही ऐसा इन्वायरमेंट दे देंगे कि बच्चा जो है फैमिलियर हो जाएगा, उसको घर की तरह लगने लगेगा। बच्चा घर में भी खेलता है, तो हमने क्या किया, एक ऐसी एजुकेशन दे देंगे जिसमें बच्चा या घर में ना खेल के बाहर खेलेगा, स्कूल में उसी इन्वायरमेंट में रहेगा, कुछ चीज़ें भी सीखेगा, नई नई चीज़ें सीखेगा, लोगों के साथ मिलेगा, सोशली कनेक्ट होगा, ठीक है। और क्या होगा, उसका ब्रेन भी डेवलप होगा, क्योंकि इस तरीके से गेम खिलाए जाएंगे जिसका उसका माइंड डेवलप होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, बच्चे को 3 साल, 3 से लेकर यहाँ से समझिए 3 साल तक जो है बच्चा जो है वो प्लेवे में रहेगा, जिसको हमने कहा कि आंगनवाड़ी, ठीक है, आंगनवाड़ी। और जहाँ पर बच्चा जो है, छोटा बच्चा है 3 साल से प्लेवे, और क्या था आपका LKG, नर्सरी, LKG और UKG, यहाँ तक जो बच्चा होगा, यहाँ पर वो प्लेवे एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग करेगा। वहाँ से बच्चा सिर्फ और सिर्फ खेलने के लिए स्कूल जाएगा, पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, सिर्फ खेलने के लिए जाएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा, बच्चा सीखेगा, इन्वायरमेंट से मिलना सीखेगा, लोगों के साथ कनेक्ट होना सीखेगा, उसका माइंड डेवलप होगा, नई नई चीज़ें सीखेगा, ठीक है। तो अब हम बच्चे का दिमाग उस तरीके से अपने एक बेहतरीन इन्वायरमेंट दे के उसके माइंड को हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो घर में सिर्फ एक ही जगह पे एक ही चीज़ सीख रहा है, यहाँ पर क्या है, सब बच्चों के साथ मिलकर एक अच्छा होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा बच्चे का, ठीक है। तो हमने क्या किया, आंगनवाड़ी दे दी, जहाँ पर बच्चा जो है 3 से लेकर 5 साल तक इसमें रहेगा, ठीक है। किस में रहेगा, फाउंडेशन, इसमें प्लेवे में रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो 3 साल बचे हुए हैं, इसमें क्या करेगा बच्चा, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। 6 साल तक बच्चा यहाँ रहेगा प्लेवे में। इसके बाद यहाँ पर 2 इयर्स तक फर्स्ट और सेकेंड क्लास भी इसी में रहेगा। इसको भी हमने क्या कहा, फाउंडेशन, ठीक है। यानी 2nd क्लास तक बच्चा जो है अब फाउंडेशन में रहेगा, इसको पूरा बोला फाउंडेशन। यानी कि 3 इयर्स to 8 इयर्स सिर्फ फाउंडेशन में रहेगा, जिसमें से 5 साल उस 2nd क्लास तक रहेगा, 5 साल वो अपने देगा, 3 साल वहाँ जो अपने नर्सरी हो गए प्लेवे वाले, और 2 साल फर्स्ट और सेकेंड। ये पूरा जो कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका फाउंडेशन, ठीक है। इन्होंने बोला 5 साल तक बच्चा रहेगा, उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बच्चा आराम से खेलेगा, एंजॉय करेगा, गेम की तरह स्कूल आएगा, गेम खेलेगा, एक्टिविटी करेगा और चला जाएगा, ठीक है। तो इसको बोला फाउंडेशन। हमें ध्यान से समझना है, ठीक है। आप मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा, बहुत आसान है, ठीक है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। तो 5 साल तक क्या किया बच्चा, 2nd क्लास तक इसी फाउंडेशन में रहा, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, प्रिपरेटरी आ गई। प्रिपरेटरी में क्या हुआ, बच्चा अब 8 साल का हो गया है, ठीक है। 8 साल से लेकर 11 इयर्स तक। अब ये आया 3rd से लेकर 5th क्लास तक। 3rd से लेकर 5th क्लास तक बच्चा, अब यहाँ पर उसका चीज़ें होंगी, थोड़ी सी चेंज होंगी। अब बच्चा क्या करेगा, नई नई चीज़ें जो है कनेक्ट करना सीखेगा, एक्सपीरियंशियल जो है लर्निंग उसको दी जाएगी, डिस्कवरी लर्निंग दी जाएगी, ठीक है। डिस्कवरी कराई जाएगी, लर्निंग दी जाएगी, डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है, लर्निंग, एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा। बच्चा अब उस तरीके से सीखेगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम भी होंगे। अब बच्चा काफ़ी हद तक उसका माइंड डेवलप हो गया, वो चीज़ें समझने लगा है। तो 3rd से लेकर 5th तक अब एक्चुअल में पढ़ाई जो स्टार्ट होगी वो 3rd क्लास से होगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसके पहले बच्चे को क्या करना है, उसकी मदर टंग में ही समझाना है, खेल के समझाना है, ब्रेन डेवलप करना है, सारी चीज़ें उसी तरीके से होंगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब बच्चा कहाँ आ गया है, मिडिल स्टेज, फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज। अब आ गया बच्चा 3rd स्टेज। ये हमारी पहली हो गई, ये हमारी दूसरी हो गई। अब हम बात करते हैं 3rd स्टेज। अब मिडिल स्टेज में आ गया। अब बच्चा कौन सी क्लास में आ गया है, 6th क्लास में, ठीक है। अब उसकी एज हो गई है 11। अब बच्चा क्या करेगा, अब और नई नई चीज़ें सीखेगा, ठीक है। अब क्या बच्चा जो है वो हर तरीके से चीज़ें डेवलप हो गई हैं, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग हो गई है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगा है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा यहाँ पर करने लगेगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगेगा, चीज़ों को समझने लगेगा, जो चीज़ें डिडक्टिव लर्निंग सीखने लगेगा, मैंने आपको सिखा रखा है, डिडक्टिव चीज़ें सीखने लगेगा। जो पहले वो इंडक्टिव लर्निंग कर रहा था, अब उसको डिडक्टिव लर्निंग भी करनी आ जाएगी, ठीक है। यानी रूल से हम उसको एग्जाम्पल की तरफ ले जा सकते हैं। यहाँ तक उस बच्चा आ गया। अब बच्चा क्या हुआ, 14 to 18 ईयर्स, यानी कि अब सेकेंडरी में पहुँच गया। बच्चा जो है 9 to 12th क्लास में आ गया, 9 से। अब उम्र क्या है बच्चे की, 14 से 18। यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर वो उसका जो होगा क्रिटिकल लर्निंग आ जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग कह सकते हैं,
क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी, डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है, डिस्कवरी, इनोवेटिव आइडियाज़, नए नए तरीके, क्रिएटिविटी, ठीक है, सब क्रिएटिविटी सब कुछ इसमें आ जाएगी, ठीक है। वो प्रोजेक्ट कैसे बनाना, सारी चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से बच्चा भी यहाँ सीख जाएगा। तो हमने क्या सीखा बेसिकली, मेन है जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी में क्या सिखाया गया, FPMS यानी फाउंडेशन। सबसे पहले फाउंडेशन में बच्चा 5 साल गुजारेगा, उसके बाद प्रिपरेटरी आएगी, ठीक है, जिसमें बच्चा जो है वो 3 साल गुजारेगा, ठीक, 3 साल यानी कि 3rd से लेकर 5th क्लास तक, उम्र होगी 8 से 11। उसके बाद बच्चा आएगा मिडिल में बच्चा फिर से 3 साल गुजारेगा, 6 to लेकर 8 तक, 6, 7, 8 3 साल, ठीक है। इसके बाद वो सेकेंडरी स्टेज आएगी जहाँ पर बच्चा जो है पूरी तरीके से अब उसका माइंड जो है वो डेवलप हो चुका है, अब वो पूरी तरीके से सीखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें सिस्टम में चेंज किया गया, यानी कि पहले हम क्या कर रहे थे, 10 स्टार्टिंग के जो थे वो हमने लिए ही नहीं थे, ठीक है। जब बच्चा फर्स्ट से पहले की जो लर्निंग थी वो हम घर में ही सिखा रहे थे, कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं दे रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर, ECCE, ठीक है, ECCC एजुकेशन देने लगे। नहीं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है हम बच्चे को स्कूल में दे रहे हैं, स्कूल भी घर की तरह माहौल बनाया जाएगा, प्लेवे एक्टिविटी कराई जाएगी, ठीक है, और क्या कहते हैं, बच्चे को इस तरीके से माहौल दिया जाएगा कि बच्चा खुशी से आएगा और रोज आएगा और खेल के जाएगा और नई चीज़ें सीख के जाएगा। तो ये चीज़ें हमने आंगनवाड़ी प्लेवे में करी। उसके बाद हमने बच्चे को प्रिपरेटरी में डाला, जहाँ बच्चे ने यहाँ 5 साल लगाए, यहाँ 3 साल, यहाँ 3 साल और यहाँ पर 4। तो ये पूछा जाएगा सिस्टम कितना चेंज हुआ है, तो ये हम बता देंगे। 5, 3, 3, 4 क्या था, FPMS, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जाएगा। अच्छा, एक और हमें एक बात याद रखनी है कि 21st सेंचुरी में स्किल्स किस तरीके से डेवलप करनी है बच्चे की, तो हमें किस पे फोकस करना है, अभी मैंने आपको बताया होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। और दूसरी बात क्या है कि हमें 21st सेंचुरी में बच्चे के अंदर 3 चीज़ें बेसिकली हमें डेवलप करना है। मेन क्या है, अभी हमने ऊपर लिखा भी है, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। दूसरी क्या है, डिसीजन मेकिंग। बच्चा इस तरीके से बनाना है बच्चे को कि तब बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए लाइफ में, कोई भी डिसीजन कैसे उसे चेंज करना है, कैसे डिसीजन लेना है, ये भी हम उसको सिखाएंगे, डिसीजन मेकर्स, ठीक है। और क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमें बच्चे को बतानी, CDP, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, तो वही समझ लीजिए, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमें ये 21st सेंचुरी में उसके माइंड में ये चीज़ें डेवलप करनी है, ठीक है। आई होप मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में ये चीज़, एक कहते हैं ना क्रीम से बता दी है, क्रीम बता दिया है, जो मोटा मोटा पार्ट था। बाकी हम अभी PPT से और अच्छे से डायग्राम वगैरह में समझेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर चलते हैं हम PPT की तरफ। जो बचा हुआ पार्ट है वो हम सारी चीज़ें PPT में कवर करेंगे। मोटा मोटा मैंने पार्ट आपको समझा दिया है कि NEP में क्यों आई थी, इनका मेन पर्पस क्या था, क्या चीज़ उन्होंने बताई है, वो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में अच्छे से समझा दी। आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। बाकी जो बची हुई चीज़ें, कुछ चीज़ें बच गई हैं, वो मैं आपको PPT के थ्रू और अच्छे से, क्योंकि बता पाऊँगी, इसमें लिखना पॉसिबल नहीं होगा, टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा, ठीक है। तो मोटा मोटा पार्ट मैंने आपको समझा दिया। तो फिर चलते हैं हम लोग PPT की तरफ, ओके। स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी या ब्लैक बोर्ड से। बाकी मैंने आपको बेसिक चीज़ें जो थी वो सारी समझा दी हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करके, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। क्योंकि मेन कीवर्ड जो बेसिक क्रक्स था वो मैंने आपको सारा समझा दिया। पर अब हम PPT से समझेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो, देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो ब्लैक बोर्ड पर ही समझ में आती हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। बाकी चीज़ें आप रिटर्न में देखेंगे तो आपको ज़्यादा याद भी हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड पे लिखना इतना पॉसिबल नहीं है और टाइम भी कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। तो आप PPT से समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ठीक है। बचा हुआ जो भी पार्ट है या फिर जो हम पढ़ चुके हैं वो एक बार रिटर्न फॉर्म में भी देखेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया ये कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही है कि CTET का अपना आ गया, सितंबर में होगा एग्ज़ाम, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। PPT देख लीजिए, इसके बाद MCQs भी कराएंगे तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। और UP टेट का तो एग्ज़ाम है ही, डेट आ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे।
देखिए न्यू एजुकेशन जो अपनी पॉलिसी है, उन्होंने बेसिक क्या कहा है, इन्होंने कहा है एजुकेशन पॉलिसी में, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश में दिया है, ठीक है। मैंने हिंदी भी डाल रखी है जो आपको समझ में आए। देखिए एजुकेशन पॉलिसी क्या कर रहा है, मेन इनका रिफॉर्म करने का क्या, इनका मेन पर्पस क्या था, प्लान था, एम टू एड्रेस चैलेंजिंग एंड ट्रांसफॉर्म इंडिया एजुकेशन। देखिए वही बात है कि हमें कुल मिला के अपनी एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है और वर्ल्ड क्लास नंबर 1 पे बनाना है अपनी एजुकेशन पॉलिसी को, ठीक है। अपनी एजुकेशन पॉलिसी इस तरीके से करनी है कि वर्ल्ड क्लास में बिल्कुल 1 पे चली जाए, नंबर 1 पे हो जाए। तो इनका मेन एम यही था कि जो भी हमें चेंजेस करने पड़े, चाहे कुछ अपडेट करना पड़े, तो हमें यही करें ताकि हमारी एजुकेशन सिस्टम बेस्ट हो जाए, ठीक है। और क्या था, एजुकेशन पॉलिसी 2020 वॉज अप्रूव्ड, वही मैंने बताया था कब हुई थी, 29 जुलाई 2020 में, ठीक है। किसके कौन अध्यक्ष थे, डॉक्टर कस्तूरी रंजन, ये मैंने आपको बता दिया, चेयरपर्सन थे, इनकी कमेटी में हुआ था, ठीक है। तो डिसाइड हुआ था ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी थी हमारी, ठीक है। इससे पहले 2 एजुकेशन आ चुकी थी, 1986 में और 1992 में आई थी, ठीक है। 34 साल के बाद एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई जिसमें इन्होंने बताया कि हमें किस हिसाब से अपने चेंजेस करने हैं ताकि हमारी पॉलिसी जो है और अच्छी हो जाए, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर, वही बातें हैं जो मैंने बताई हैं वही लिखा है रिटर्न में, ठीक है। ये हिंदी में लिखा है तो ये आप पढ़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इनका विज़न क्या था, मेन पर्पस क्या था, तो वो देख लीजिए। एजुकेशन सिस्टम दैट कंट्रीब्यूट टू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी। हमें क्या करना है, एक ऐसी हाई क्वालिटी की एजुकेशन देनी है ताकि बच्चा जो है आगे चल के अपनी लाइफ में कुछ कर सके, ठीक है। एक ऐसी एजुकेशन नहीं देनी कि आज हमने पढ़ा और आगे चल के वो यूज़ ही ना हो। हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम देना है कि बच्चा इस पढ़ाई को आगे इस्तेमाल कर सके और अपनी कुछ अर्निंग कर सके, सोशली और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में योगदान दे सके, ठीक है। तो हमें इस तरीके से उनको एजुकेशन देनी है, ठीक है, ऐसी हाई क्वालिटी की। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए वही सब लिखा है, टू मेक एजुकेशन एसेसिबल मतलब सारे बच्चे इसको पढ़ सके। ऐसा ना हो कि गांव में स्कूल है ही नहीं, ठीक है, या इतनी डिस्टेंस पे है कि बच्चा स्कूल जा ही नहीं रहा है तो इस वजह से ड्रॉप आउट हो गया। तो हमें क्या करना है, एजुकेशन एसेसिबल बनाना है, टीचर अवेलेबल कराने हैं, ठीक है, स्कूल अवेलेबल कराना है उस पर्टिकुलर जगह पे ताकि बच्चा आसानी से पढ़ ले, ठीक है। तो हमें इस तरीके से एसेसिबल बनाना है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमें एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है ताकि अच्छे टीचर और वेल एजुकेटेड टीचर देने हैं, ताकि उनको टेक्निक्स पता हो कि बच्चे को पढ़ाना किस तरीके से है, ठीक है। टू मेक द एजुकेशन मोर इक्विटेबल, बच्चों में समानता, हर एक बच्चे को एक समान नज़रिए से देखा जाए, समान तरीके से देखा जाए, चाहे बच्चा जीनियस हो, चाहे बच्चा मिडिल हो, चाहे नॉर्मल हो, हाई क्लास का हो, लोअर क्लास का हो। ऐसा ना हो कि वो स्टेटस को देख के बच्चे को पढ़ाई का एजुकेशन दिया जाए, नहीं, हर एक बच्चे को नॉर्मल तरीके से ट्रीट करना है, चाहे बच्चा कुछ भी हो, XYZ किसी भी सोसाइटी में हो, किसी भी कल्चर से बिलोंग करता हो, हमें बच्चे को एक तरीके से ही एजुकेशन देना है, ठीक है। टू मेक एजुकेशन मोर अफोर्डेबल, एजुकेशन इस तरीके से बनानी कि बच्चा अच्छे से स्कूल में जा सके, मतलब हमें शिक्षा को थोड़ा सस्ता करना है, ऐसे समझिए कि चीज़ें अवेलेबल करानी है, बुक्स देनी है बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको प्रोवाइड करना है, खाना देना है, जो मिड डे फूड होता है वो सब देना है, ताकि बच्चा जो है एक अफोर्डेबल मतलब कर सके। कभी होता है ना कि भाई परिवार ही नहीं चल पा रहा तो स्कूल कैसे भेजें, घर में 10 लोग हैं सभी कमा रहे हैं तब घर का गुजारा चल पा रहा है ना। तो अगर ऊपर से अगर 2-3 लोग पढ़ने चले गए तो घर का गुजारा नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना है कि ऐसा बनाना है कि उनको कुछ देना ना पड़े, कि पढ़ने के लिए उन्हें अलग से फ़ीस देनी पड़ रही है कुछ, हमें इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है कि हर एक बच्चा पढ़ सके और पढ़ने के बाद उस एजुकेशन को यूज़ करके अपने लिए कुछ बेहतर कर सके, ठीक है। टू मेक एजुकेशन मोर अकाउंटेबल, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, लोकल कॉन्टेक्स्ट इन और करिकुलम पेडागोगी, मतलब वही एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए कि विभिन्नताओं में हमें एक ऐसी चीज़, क्योंकि देखिए हमारा इंडिया भी डाइवर्सिटी है, ठीक है, डाइवर्सिटी पाई जाती है सब जगह, अलग कल्चर के लोग, अलग तरीके के लोग, मल्टीलिंग्विस्ट भी होंगे, जीनियस भी होंगे, और बिल्कुल कहते हैं ना इडियट टाइप के, हर तरीके से होंगे बच्चे, हर तरीके से हैं, ठीक है। पर हमें अपना क्यूरिकुलम इस तरीके से बनाना है, ऐसी टेक्निक्स
फिक्स टीचिंग मटेरियल यूज़ करना है, ऐसी टेक्निक यूज़ करनी है कि हर एक घर का बच्चा आसानी से समझ सके। ठीक है। इक्विटी एंड इंक्लूजन, ये मैं अभी आपको ये आगे वर्ड में समझाऊंगी। ठीक है। इक्विटी एंड इंक्लूजन, इंक्लूसिव तो मैंने आपको समझा दी थी अभी ब्लैक बोर्ड पे, इक्विटी वर्ड मैं भी और अच्छे से आगे समझाऊंगी। ठीक है। इक्विटी एंड एजुकेशन हमें बच्चों को इस प्रोवाइड करनी है एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है। इक्वलिटी और इक्विटी दोनों को ही ध्यान में रख के करना है। ठीक है। इम्फेसाइज द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रेदर देन रूट लर्निंग, हमें रूट लर्निंग मतलब हमें याद करना, रट्टाफिकेशन कराना, ये सब हमें बच्चे को नहीं देना है। ठीक है। यानी रूट लर्निंग पे जोर नहीं देना, बच्चा समझे उन चीज़ों को प्रैक्टिकली और रियल लाइफ से कनेक्ट करके हमें चीज़ें समझानी है। तो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ये हिंदी में वही चीज़ें दी हुई हैं, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसको आराम से देख लीजिएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो मैंने अभी आपको बोला इक्विटी वाला। डिफरेंस हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वलिटी और इक्विटी होता क्या है, यानी ये दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो देखिए डिफरेंस क्या है। इक्वलिटी मतलब समानता। ठीक है। इक्वलिटी क्या कहती है, समानता। ठीक है। समानता कहती है ना, एक मिनट, इक्वलिटी क्या कहती है, समानता। लिख नहीं, ठीक है, समानता। ये क्या होता है, इक्वलिटी। और इक्विटी क्या होता है, इक्विटी का मतलब होता है एक ऐसी एजुकेशन दो ना कि देखिए इक्वलिटी में हमारे पास क्या है, सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज सब कुछ सेम है। ठीक है। और हमने जैसे सपोज 5 लोग हैं, एग्जांपल में 5 लोग हैं, 5 ने हमने क्या किया, सबको एक समान रिसोर्स दिया, सेम सारी अपॉर्चुनिटी दी और देखा कि उनका डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। ठीक। अब हमने क्या किया, लेकिन सब लोग तो अलग अलग हैं, किसी की आइज़ वीक हो सकती है, किसी के पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के हाथ में प्रॉब्लम हो सकती है, हमने वो सब नहीं देखा। हमने देखा 5 लोग हैं और पांचों को हमने सेम अपॉर्चुनिटी दे दी, काम करने के घंटे दे दिए, ये दे दिया, हमने कहा हमें आउटपुट चाहिए। ठीक है। ये हो गई इक्वलिटी। अब हमने लेकिन इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जो थी इक्विटी, यानी इनमें से कुछ लोग, 5 में से 3 लोग ऐसे थे जिनको लिखने में प्रॉब्लम थी और जिनको समझने में प्रॉब्लम थी या फिंगर्स में प्रॉब्लम थी, ताकि वो काम नहीं कर सकते थे। ठीक है। हमने उन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, हमने इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, हमने सिर्फ अपने आउटपुट से बोला और सबको रिसोर्स बराबर दे दिए। ठीक है। टाइम दे दिया, घंटे दे दी, कंप्यूटर दे दिए, सब दे दिया, लेकिन हमने क्या ये नहीं देखा कि उनको प्रॉब्लम क्या थी, उनकी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया। ठीक। तो ये हो गई इक्वलिटी। लेकिन अगर हम इक्विटी की बात करें, इक्विटी में हमने क्या किया, हमने देखा कि उन बच्चों के फिंगर्स में प्रॉब्लम थी, तो हमने क्या किया, उनको एक अलग तरीके की हेल्प दे दी, ताकि उनको घंटे बढ़ा दिया, उनके काम करने का जो आउटपुट के घंटे बढ़ा दिया, या फिर हमने कुछ ऐसी फैसिलिटी दे दी ताकि वो उस काम को और अच्छे से कर सके, उन बच्चों को ध्यान में रख के। जैसे आप यहाँ फिगर से देख सकते हैं कि इक्वलिटी क्या होता है कि सेम तरीके के डिब्बे में खड़े हैं, ये बेचारा छोटा वाला देख ही नहीं पा रहा है मैच, सबको देखना है, ये नहीं देख पाएगा, क्यों, क्योंकि समान डिब्बे हैं। तो अब हमने क्या किया, अब देखा कि ये तो बड़ा है, इसको डिब्बे की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमने जो बच्चे छोटे थे उनको इसको डबल दे दिया और इसको सिंगल दे दिया, ताकि सारे बच्चे एक चीज़ देख सकें, है ना, सारी चीज़ें एक चीज़ देख सकें। तो ये हो गई इक्विटी। इक्विटी माने हर चीज़ बच्चे को ध्यान में रखकर या सामने वाले को ध्यान में रखकर रिसोर्स देना, ताकि वो आउटपुट बेस्ट से बेस्ट दे सके। ठीक है। यहाँ रिसोर्स की इतनी ज़रूरत नहीं थी इस वाले बंदे को, तो हमने नहीं दिया, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हमने उसको 2 दे दिए। तो इसका मतलब यही होता है, इक्वलिटी मीन्स प्रोवाइड एवरीवन विद द सेम रिसोर्स दिया। यहाँ पर क्या किया, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमने उसको रिसोर्स प्रोवाइड किया। ये होता है इक्विटी और ये होता है इक्वलिटी। ठीक है। आई होप आपको डिफरेंस दोनों में समझ में आया होगा कि इक्वलिटी और इक्विटी होता क्या है। इक्विटी मतलब उसके नीड के अकॉर्डिंग रिसोर्स देना, और इक्वलिटी मतलब नॉर्मल, जैसा हमने सबको दिया वही आपको दे दिया। यहाँ पर नीड को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। की प्रिंसिपल, इनके प्रिंसिपल क्या थे, कीज़, वो ध्यान रखिए। यूनिक, ये बस आप समझ लीजिए, इसमें कुछ ऐसा याद नहीं, मैंने आपको जो बता रखा है, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें हमें डेवलप करनी है। ठीक है। जो मैंने अभी आपको वर्बली बताया वो इनका कॉन्टीन्यूस इवोल्यूशन होगा। CCE आपको मैंने पढ़ाया है। ठीक है। क्लास में आप देख लीजिएगा, CCE भी मैंने पढ़ा रखा है। ये क्या है, अपनी कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन करना, यानी हमें सतत उनका जो है वो चीज़ करनी है, यानी इवोल्यूशन जो है हमें सतत करना है, कॉन्टीन्यूस करना है, पूरे साल करना है। ठीक है। जिसमें मैंने आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट भी सब पढ़ा रखा है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें पढ़ा रखी हैं। अब देखिएगा, समेटिव क्या है, रिजल्ट के एंड में आता है,
साल के अंत में जो हम असेसमेंट करते हैं, और फॉर्मेटिव में पूरे साल भर असेसमेंट होता है। तो हमें क्या करना है, हमें कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन करना है बच्चों का, ठीक है। और यूज़ द टेक्नोलॉजी टीचिंग लर्निंग रिमूविंग, जो भी उनके बैरियर आ रहे हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, उनको हटा के जो बच्चे जो दिव्यांग हैं उनको उनके हिसाब से, उनको इस हिसाब से प्रोवाइड करनी है एजुकेशन, ठीक है। उनके हिसाब से, जैसे अब दिव्यांग बच्चा है वो चढ़ नहीं पा रहा, अब उसकी क्लास 3rd फ्लोर पे नहीं लगानी है, उसकी क्लास कहाँ लगानी है, 1st फ्लोर पे, ताकि वो अच्छे से, या रैप वगैरह बनवा देना है ताकि वो आसानी से उतर सके, जा सके, वॉशरूम बनवाने हैं, तो उनको इस हिसाब से फैसिलिटी देनी है ताकि वो बच्चा अच्छे से उस इन्वायरमेंट में ढल पाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। ये हिंदी में दिया हुआ है तो ये आप पढ़ लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। और क्या दिया, इंश्योर द इक्विटी, ये मैंने बता दिया। बैक 2 करोड़ बच्चों को वापस हमें लेके जाना है, ये मैंने आपको समझा दिया। अटेन द SDC गोल, जो सस्टेनेबल हमारे डेवलपमेंट के गोल हैं वो हमें प्राप्त करने हैं, ठीक है। और अभी हमने क्या बताया था, फाउंडेशन लर्निंग और लिटरेसी, यानी बच्चों को इतनी न्यूमेरेसी तो बतानी है कि बच्चा अपने जो नॉर्मल के कैलकुलेशंस हैं वो कर सके, यानी छोटे बच्चे को हमें इस हिसाब से स्किल देनी है कि वो नॉर्मल अपने जो भी न्यूमेरिकली जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुद सॉल्व कर सके। तो हमें अपनी क्या करनी है, इम्प्रूव द क्वालिटी एंड अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, इस पर भी ध्यान देना है। 21st सेंचुरी स्किल्स टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, ये ध्यान रखना है, ठीक है, बता दिया मैंने आपको। इफेक्टिव गवर्नेंस, सेपरेशंस ऑफ पावर्स एंड कॉमन नॉर्म्स, यानी कि हमें नॉर्म्स रूल सारे फॉलो करने हैं जो भी। ओवरकमिंग द लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज बैरियर हटाना है, मैंने आपको बताया था 5 साल के बच्चे को जो है उसकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मदर टंग जो है यूज़ होगी और कोई लैंग्वेज नहीं समझाई जाएगी, ठीक है, उसकी मदर टंग में ही उसको समझाया जाएगा, ठीक। कॉमन स्टैंडर्ड पब्लिक एंड प्राइवेट, सब में एक ही स्टैंडर्ड होगा, चाहे वो कॉमन पब्लिक हो, चाहे आपका गवर्नमेंट हो, चाहे आपका प्राइवेट हो, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ से बात, पब्लिक और गवर्नमेंट सारे बच्चों के लिए समान ही चीज़ होगी, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हिंदी में दिया है तो आप समझ लीजिएगा हिंदी में। अब मेन जो आ गया आपका ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलम पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी आपको बताया था 5 3 + 3 5 + 3 + 3 + 4, ये फॉर्मेट हो गया है, जो 10 + 2 को हटा के अब ये नया फॉर्मेट आ गया है, ठीक है। क्या आ गया है, 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम आ गया है, ओके, क्लियर हो गया यहाँ से। इसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आंगनवाड़ी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज, मिडिल स्टेज, प्रिपरेटरी और फाउंडेशन, ये सारी चीज़ें बता दी है मैंने, अभी आपको जस्ट पूरा समझा के अच्छे से क्लियर किया है, ठीक है। यही इसीलिए मैंने आपको ब्लैक बोर्ड के लिए समझाया था। यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं, सॉरी, देखिए ये हमारा था एग्जिस्टिंग वाला, जो 10 + 2 वाला था ना, ये वाला था, ठीक है। अब ये जो न्यू एजुकेशन आया है वो ये है, जिसमें सबसे पहले फाउंडेशन आ गया, फिर ये प्रिपरेटरी आ गया, फिर मिडिल आ गया, फिर ये अपना सेकेंडरी स्टेज आ गया। देखिए इसमें क्या है, प्लेवे एक्टिविटी, बच्चा फाउंडेशन में क्या करेगा, एक्टिविटी बेस्ड सीखेगा, एक्टिविटी करेगा, प्ले करेगा, सिर्फ खेलने ही जाएगा। इन इस सालों में बच्चा सिर्फ खेल के ही बड़ा होगा, जहाँ पर उस बच्चे का माइंड डेवलप होगा, ठीक है। ये मैंने भी आपको ब्लैक बोर्ड पे भी समझाया। इसके बाद आएगा प्रिपरेटरी में अब बच्चा क्या होगा, थोड़ा बड़ा हो गया है, अब वो चीज़ों को क्या करेगा, क्लासरूम में डिस्कवरी लर्निंग करेगा, चीज़ें समझेगा उन चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि अब वो बच्चा 3rd से 5th क्लास में आ गया है, ठीक है। तो अब उसके पढ़ने का तरीका चेंज होगा, अब उसके एग्ज़ाम वगैरह होंगे, थोड़ा असेसमेंट होगा। यहाँ पर बच्चे का कोई असेसमेंट नहीं हो रहा है, बस सिर्फ ये हो रहा है असेसमेंट, लेकिन इस तरीके से नहीं हो रहा कि कोई रिजल्ट आए, कुछ एग्ज़ाम हो, कुछ नहीं होगा। 3rd से जब 3rd क्लास में जाएगा तब बच्चे का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद ये मिडिल वाला आ गया, यहाँ पर बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाएगी, साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट को अलग तरीके से समझेगा। सेकेंडरी में क्रिटिकल लर्निंग, ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे में डेवलप हो जाएंगी, फ्लेक्सिबल चीज़ें, क्रिटिकल लर्निंग, डिडक्टिव अप्रोच, सारी चीज़ें बच्चा सीखेगा, क्योंकि ये 9 से 12 तक का होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी समझ ली है, तो इसमें आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये हिंदी में वही चीज़ दी हुई है जो भैया मैंने आपको इंग्लिश में समझाई है, ठीक है, वही दिया हुआ है। देखिए जो भी मैंने जस्ट समझाया वही सब दिया है कि बच्चा 3 साल यहाँ आंगनवाड़ी में और 2 साल 1st और 2nd में, ठीक है, टोटल मिला के 5 साल, 5 ईयर, 3 ईयर यहाँ, 2 ईयर्स यहाँ।
ठीक है। इसमें बच्चा क्या करेगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन मैंने आपको बताया वही दी जाएगी, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान में रखा जाएगा। टीचर जो है आंगनवाड़ी में विल बी ट्रेंड, प्रॉपर ट्रेंड होंगे कि कैसे एक जैसे मदर होती है ना बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही टीचर भी वेल ट्रेंड होंगे कि छोटे बच्चों को किस हिसाब से डील करना है, कैसे समझाना है कि बच्चा रोए नहीं, इन चीज़ों को एग्जिस्ट करे एनवायरनमेंट में, ठीक है, आपस में खेले, सारी चीज़ें करे, तो ये चीज़ें टीचर को भी ट्रेंड किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेटरी स्टेज में अब बच्चा जो है वो प्रिपरेटरी में आ गया है, यानी कि अब वो 5 साल के वहाँ गुजार चुका है, अब यहाँ 3 साल और देगा। ठीक है। अब उसकी एज हो गई 9, 10 और 11 ईयर। अब क्लास 3rd, 4th, 5th में आएगा। यहाँ पर इसके एग्ज़ाम जो होंगे मैंने कहा स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेगा। ठीक है। और क्या करेगा, एक्सपीरियंस लर्निंग करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्सपीरियंस कर लो या फिर रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करके बताया जाएगा। ठीक है। रियल लाइफ वाले एग्जाम्पल दिए जाएंगे। और क्या बताया जाएगा बच्चों को, और डिस्कवरी लर्निंग बताई जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट मिडिल एज में क्या होगा, बच्चा जो है अब 12 से 13, 14 ईयर्स का हो जाएगा। क्लास 6 से 7th, 8th आ जाएगा। इसमें वोकेशनल लर्निंग दी जाएगी। वोकेशनल मतलब बच्चों के जो इंटरेस्ट है, कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो इसमें उसका इंटरेस्ट है, अब वो भी ले सकता है कुछ अलग से, डांसिंग कोई भी चीज़ या गेम्स में उसमें पार्टिसिपेट करके वो भी सीख सकता है, यानी वो भी उसको एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है। पढ़ाई को छोड़ के वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी टॉट एट द स्टेज, वो मैंने आपको बताया था मल्टी लिंग्विस्ट वाली थ्री जो लैंग्वेज वाला बताया था वो होगा। ठीक है। इंटर्नशिप होगी 10 डेज़ की। प्रोग्राम विल बी रन लोकल वोकेशनल, जिसमें कि अब वोकेशनल में आपको 10 दिन के लिए इसको ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां बच्चा सीखेगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है। अब सेकेंडरी में आ गया बच्चा, सेकेंडरी में आ गया, यहाँ पर बच्चा 4 साल और देगा, यानी कि अब हो गई 15, 16, 17, 18 एज, 10 से लेकर 12 तक, 9 से लेकर 12 तक। ठीक है। यहाँ उसके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। अब बच्चे का कोई वो नहीं होगा कि आपने साइंस साइड ले लिया, आर्ट ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर बच्चा मैथ वाला बच्चा भी बायो पढ़ना चाहता है तो आसानी से पढ़ सकता है, कॉमर्स लेना चाहता है तो कॉमर्स ले सकता है। तो ऐसा कोई भी वो विधान नहीं बना है कि भाई वो साइंस साइड का है, वो आर्ट साइड का, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है और ले सकता है। ठीक है। आगे समझ में, स्टूडेंट विल बी गिवन द सेकंड चांस। बोर्ड एग्जाम के लिए भी सेकंड चांस दिया गया। आपको पता ही है कि अगर कोई बच्चा एक बार एग्जाम में फेल हो तो उसको दोबारा चांस दिया जाएगा ताकि वो अच्छा कर सके। ठीक है। कोई भी स्ट्रीम साइंस, मैथ, आर्ट्स कुछ भी नहीं होगा। बच्चा अपने हिसाब से अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। ठीक, क्लियर है? आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब मैंने जो आपको बताया था अर्ली चाइल्डहुड केयर, इसमें देखिए बच्चे को, इसमें जो होगा टीचर्स जो होगा, ये सब चीज़ें क्या होंगी, इसमें बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा। ठीक है। बच्चा जो होगा हेल्दी एनवायरनमेंट में सीखेगा नई नई चीज़ें, इमोशनली कनेक्ट होगा, उसकी स्किल डेवलप होंगी, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगी, कम्युनिकेशन डेवलप होगा। और क्या होगा, ECCE बिल्ड एज प्री स्कूल स्किल फॉर फ्यूचर लर्निंग के लिए भी डेवलप करता है। और क्या करेगा, आपके सपोर्ट करेगा बच्चे को ताकि वो आगे लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, जो आपका अर्ली चाइल्डहुड जो है ये चीज़ बहुत मैटर करती है। ठीक है। तो इसमें टीचर को है प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक। अब मैंने एक बात आपको बताई थी, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। इसमें बच्चों को हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनेगा, यानी कि पूरा उसका असेसमेंट होगा, सबमेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है। यहाँ पर लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ समझ नहीं आ रहा था, सबमेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, ये दोनों असेसमेंट होंगे। और टोटल CCE जो भी मैंने आपको समझाया था, कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होगा बच्चे का। ठीक है। इसमें बच्चे को सारे तरीके से उसका पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, जिसमें बच्चे का सारा लिखा होगा कि उसको किस में इंटरेस्ट है, क्या वो करता है, किस में बेस्ट है। और बच्चे का कॉग्निटिव, अफेक्टिव और सोशली, साइकोमोटर सारी चीज़ें तो डेवलप होगा। ठीक है। CAP कैप कहते हैं, जो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में भी है। कॉग्निटिव, आपका इफेक्टिव और साइकोमोटर, हर तरीके से बच्चे का विकास किया जाएगा। और उसके हर तरीके से डोमेन से बच्चों को जो रिजल्ट होगा हर पैमाने पर नापा जाएगा बच्चे को। ठीक है, ताकि उसकी स्किल्स को और डेवलप कर सके।
ठीक है। AI बेस्ड सॉफ्टवेयर होंगे डेवलप टू हेल्प, उसकी हेल्प करने के लिए AI बेस्ड सॉफ्टवेयर होंगे। और असेसमेंट जो होगा 360 डिग्री होगा, यानी बच्चा अपना खुद का भी असेसमेंट कर सकता है, पीयर का असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट होगा, ठीक है। पीयर होगा, पीयर मतलब जो उसके सहपाठी होंगे वो असेस करेंगे। टीचर असेसमेंट होगा, ठीक है, टीचर असेसमेंट करेगा, सेल्फ करेगा, पीयर करेगा। तो इसमें हर तरीके से असेसमेंट होगा, यानी 360 डिग्री उसका होलिस्टिक कार्ड बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि टीचर ने दे दिया असेसमेंट, इसमें बच्चे खुद भी अपने असेसमेंट करेगा, आपस में सहपाठी या एक दूसरे का असेसमेंट करेंगे। तो यानी 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड बनेगा। क्लियर? यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा। हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, हर तरीके का बच्चा, चाहे वो फिजिकली हो, चैलेंजिंग हो, कोई भी हो बच्चा, हर सबको एक ही जगह पे समान शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी, ठीक है। सोशली इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप जो है आपका ST, सोशली इकोनॉमिक, यानी हर तरीके के बच्चे को एक ही जगह पे रख के पढ़ाया जाएगा। जेंडर की कोई वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये मेल है फीमेल है, जोग्राफिकली नहीं होगी, कल्चरली नहीं होगी, जो भी मैंने आपको बताया था कि ये गरीब है या अमीर है, इस तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। हर तरीके के बच्चा एक समान इन्वायरमेंट में बैठ के पढ़ सकता है, हर तरीके का बच्चा यहाँ बैठ के पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। एक समान इन्वायरमेंट दिया जाएगा। क्लियर? 3 लैंग्वेज फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, एक मदर टंग होगी, एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज, एक मॉडर्न लैंग्वेज, ठीक है। या फिर एक हिंदी इंग्लिश और एक मॉडर्न लैंग्वेज हो गई, या फिर एक रीजनल लैंग्वेज हो गई, हिंदी और इंग्लिश या अदर लैंग्वेज, इंग्लिश या फिर अदर लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से लैंग्वेज जो होगी आपकी होगी हिंदी, रीजनल हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। एक आपकी हो गई हिंदी, इंग्लिश और एक मॉडर्न लैंग्वेज, ठीक है, ये हो गई। या फिर आपकी हो गई एक मदर टंग, हिंदी और इंग्लिश होगी। तो इस तरीके से 3 लैंग्वेज फार्मूला होगा जो सब बच्चों के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। एक चीज़ और बोली गई थी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो बच्चे जो हैं जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, तो उनको उस हिसाब से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग खोले गए हैं, विल बी डेवलप्ड हाई क्वालिटी मॉड्यूल्स टू टीच इंडियन साइन लैंग्वेज, ठीक है। क्रिएटिव कोर्सेज बनाए गए, सर्टिफिकेट कोर्सेज बनाए गए हैं ताकि टीचर्स टू बिकम सोशल स्पेशल एजुकेटर बन सकते। परख, ये याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है परख, ठीक है, ये पूछा जाता है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, याद होना चाहिए परख का फुल फॉर्म, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसमें बच्चों को प्रॉपर परफॉर्मेंस असेसमेंट होगा, रिव्यू होगा, एनालिसिस होगा और उनका पूरा विकास डेवलप होगा। जो भी चाइल्ड स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, उनको स्पेशल जो है अटेंशन प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन सारे एक ही सेम इन्वायरमेंट में रहेंगे, सब एक ही इन्वायरमेंट में रहेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन उनको स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड जाएगा, उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको रिसोर्सेज देंगे, ठीक है, उनकी नीड के। जैसे कि क्लास उनकी नीचे लगाई जाएगी, जैसे बच्चा फिजिकली हैंडीकैप है तो डिसेबल्ड है, पैरों में प्रॉब्लम है, तो इनकी क्लास नीचे लगाई जाएगी, वॉशरूम इनके हिसाब से बनाया जाएगा, टीचर इनके हिसाब से सब रखा जाएगा कि वो अच्छे से बच्चों को डील कर सके और इनके तरीके से उनको समझा जाए, जो भी चैलेंजिंग बच्चे हैं, ठीक है। मास्टर प्रोग्राम्स जो होते हैं, मास्टर्स प्रोग्राम क्या है, 2 इयर्स 3 इयर्स बैचलर डिग्री, ये प्रोग्राम्स आए हैं, यानी 2 साल और 3 साल, ठीक है, बैचलर के लिए 3 साल, 1 ईयर 4 ईयर बैचलर डिग्री, 1 ईयर फॉर दोज हु हैव 4 इयर्स बैचलर डिग्री, जिन्होंने 4 साल की बैचलर डिग्री की है उनके लिए 1 साल का कोर्स। इंटीग्रेटेड 5 इयर्स बैचलर्स एंड मास्टर, ये पढ़ लीजिएगा, ये कोर्सेज़ के लिए है कि बच्चे किस हिसाब से, अगर बीएड करना है तो 3 साल करेगा, ठीक है। अगर उसने कर रखा है 1 ईयर, दोज हु हैव 4 ईयर बैचलर, जिसने 4 साल का भी वो किया हुआ है, बीएससी या बीए, जिनका 4 साल का है वो 1 ही साल लगाएंगे बीएड में, वरना 2 साल का होगा बीएड, ठीक है। एमफिल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ठीक है। स्टूडेंट कैन परस्यू पीएचडी कर सकते हैं, वो भी 4 साल बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 4 ईयर यूजीसी स्टूडेंट्स विल बी एटलीस्ट 7.5, इसका सीपीए मतलब उसके परसेंटेज इतने होने चाहिए तभी वो पीएचडी कर सकता है, तभी एलिजिबल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके मास्टर मतलब ग्रेजुएशन के बाद की क्लास को करने के लिए दिए गए हैं, ठीक है।
अब टीचर एजुकेशन में बोला गया, टीचर एजुकेशन में टीचर को क्या है, टीचर हर तरीके से ट्रेंड कराई जाएगी, टीचर की ट्रेनिंग पे ध्यान दिया जाएगा। 4 ईयर अभी बताया था, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम, सिलेक्शन प्रोसेस होगा उनकी किस हिसाब से हो रहा, देख रहे हैं ना केवीएस वगैरह में इंटरव्यू वगैरह होने लगे। हाई क्वालिटी टीचर प्रिपरेशन, यानी उनको अच्छे बेस्ट क्वालिटी के टीचर होने चाहिए ताकि वो होलिस्टिक इंटीग्रेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी स्ट्रॉन्ग क्यूरिकुलम पार्टिसिपेट, हर चीज़ में वो बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। तो वो उस हिसाब से करियर प्रोग्रेशन एंड प्रोफेशनल ग्रोथ हो, इसमें टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी एजुकेशन इथिकल सब चीज़ें उनकी जो है नापी जाएगी कि वो परफेक्ट है नहीं या नहीं। टाइम पे उनका भी मेरिट बनेगा, उनका भी अपग्रेड हुए कि नहीं हुए नॉलेज से, अब जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनसे वो फ्रेंडली हुए कि नहीं हुए, तो इस हिसाब से टीचर को भी ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपर, तब वो जाके उनका प्रमोशन होगा, जैसे मैंने आपको बताया था। नहीं तो तब भी प्रमोशन नहीं होगा जब तक वो खुद भी वेल ट्रेंड नहीं होंगे। तो एनईपी के अकॉर्डिंग टीचर को भी हमें रिफ्रेम करना है, टीचर को भी अपडेट करना है, बच्चों को तो बनाना ही है और टीचर को भी एजुकेट करना है और अच्छा, ताकि ट्रेनिंग उनको इस हिसाब से देनी है कि हर बच्चे को अच्छे से वो डील कर सकें, ठीक है। तो ये रही आपकी आज तक की एजुकेशन पॉलिसी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। मैंने सारी कोशिश की है आपको एक एक चीज़ समझाने की, हिंदी भी दी है और इंग्लिश भी है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी हिंदी मीडियम वालों को भी, ठीक है। तो जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में मैंने काफ़ी चीज़ें समझा दी थी, इसलिए थोड़ा जल्दी मैंने बता दिया वो चीज़ें जो मैं ऑलरेडी आपको कवर कर चुकी थी। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपका डाउट को सॉल्व करने की, ठीक है। तो तब आज की क्लास में फिर यहीं तक, कल मिलते हैं एक नई क्लास में एक नई लर्निंग के साथ, ठीक है। और अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में जो भी क्लास आए उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ठीक है। बाकी आप उन बच्चों को ज़रूर शेयर करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, जो रियली में जिनको नीड है और जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और अभी कोई देरी नहीं हुई है, जिन्होंने भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, हाउस वाइफ है या कोई प्रॉब्लम है घर में, वो भी पढ़ाई अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं और आसानी से आप सीटेट वगैरह क्वालिफाई यूपीटेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बहुत ऐसा टिपिकल कोई वो नहीं है कि नहीं कर सकते, हर आदमी हर कुछ कर सकता है, सब में कोई ना कोई कैपेबिलिटी है। बस मेन चीज़ है आप उसको समझने की देर है, आप थोड़ा भी समय देंगे तो आप आसानी से निकाल ले जाएंगे। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताइएगा, कोई भी सब्जेक्ट में रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है तो मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। लेकिन अपनी पढ़ाई ज़रूर करते रहिए, ठीक है। टाइम मिले तो दूसरों को भी पढ़ाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही खुश रहिए, हैप्पी रहिए और स्माइल करते रहिए और सेफ रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।